हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दो फिल्मों के बारे में, एक तारे ज़मीं पे और दूसरी सितारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे और सितारे ज़मीं पे, ये दोनों ही जो फिल्म है, इनमें से कौन एक्चुअल में ज़मीन पर है और कौन एक्चुअली आसमां पे है, मैं इसमें अपना एक ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं बात करूँगी इन दोनों फिल्मों के बारे में। पहले मैं बात करूँगी तारे ज़मीं पे, जिसे बनाया था आमिर खान साहब ने, जिन्हें आप सब लोग परफेक्शनिस्ट खान भी कहते हैं। ख़ास तौर पे उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बल्कि परफेक्शनिस्ट खान कहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा करियर आमिर खान का रहा है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने करियर में बहुत ही सोच समझकर वक्त लगाकर फिल्में बनाई हैं। और बहुत ही लंबा लंबा गैप लेने के बाद वो फिल्में जो हैं उनकी आती थी और उनकी फिल्मों का एक अलग से एक क्रेज़ होता था, और इसी क्रेज़ को बरकरार किया उनकी कुछ चंद फिल्मों ने जो वाकई बहुत बेहतरीन थी। और ये जो तारे ज़मीं पर जो मूवी थी वो एक्चुअल में बड़ी ही अच्छी मूवी थी, जिसमें कहानी होती है एक ऐसे बच्चे की जिसे एक ख़ास तरह की एक तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो शब्दों को पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। उसे सारे शब्द उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ने में भी पीछे है। और जो एक नॉर्मल बच्चे को जो एक कॉन्फिडेंस होता है उसको पढ़ने लिखने में, जो एक समझ होती है, उसमें कहीं ना कहीं उसको जर्क्स लग रहे होते हैं। और इस सब का पता उसके माँ बाप को नहीं होता है, बल्कि जाने अनजाने में हॉस्टल में जब उसके माँ बाप उससे तंग आकर उसको हॉस्टल में भेज देते हैं, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आमिर खान से, जो कि उसकी उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने बचपन में इस तरीके की शिकायत होती है। एक तरीके से वो उनके हमदर्द बन जाते हैं, और फिर हमदर्द बनने के बाद वो उस बच्चे को उस दर्द की दवा देते हैं, जिस दर्द की दवा पाकर उस बच्चे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है, जो एक वक्त पे बद से बदतर हो रही होती है, क्योंकि उस बच्चे को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्यों नहीं दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई कर पा रहा, ये क्या मेरे साथ इशू है। क्योंकि पहले के ज़माने की जो पेरेंटिंग होती थी ना, वो बड़ी डिफरेंट किस्म की होती थी। आज की जो पेरेंटिंग है वो बहुत डिफरेंट है। तो मे बी शायद उस वजह से भी ये जो फिल्म थी तारे ज़मीं पे, इसको बहुत पसंद किया गया, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ये बताया गया, ये समझाया गया कि एक बच्चे को अगर उसके माता पिता ही नहीं समझते हैं, तो वो बच्चा कहने को माता पिता है, परिवार होने के बावजूद भी उसकी हालत एक अनाथ जैसी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूँ, पर ये सच है कि कई बार वाकई माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता है बच्चे को, क्योंकि माँ बाप को खुद ही समझ नहीं आ रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि ये तो बहाने मार रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस फिल्म में भी बड़ी अच्छी तरीके से जो है आमिर खान ने बताया, समझाया, दरशील, जी हाँ, दरशील सफारी ने उस बच्चे का किरदार निभाया था जिसको ये प्रॉब्लम थी। तो जब वो उसके माता पिता से मिलने जाता है, तो बहुत ही पिता को समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे बेटे को है क्या। तो फिर वो उन्हें एक चाइनीज़ भाषा पढ़ने को देते हैं और कहते हैं कि आप इसे पढ़ो। वो कहते हैं कि मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं समझने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ना मुझे चाइनीज़ आती है। तो वो कहते हैं नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत बुरा होगा। तब वो फादर एकदम से, उसकी लाइट होती है, उसकी दिमाग की जो है वो बत्ती जलती है कि ओके, ये तकलीफ़ है मेरे बच्चे को, कि जब उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे अगर हमारे सामने कोई कन्नड़ भाषा लिखी हो, या कोई नेपाली भाषा लिखी हो, चाइनीज़ लिखी हो, पंजाबी लिखी हो,
तो हमें नहीं समझ में आता है। जैसे कई लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो वो पढ़ ही नहीं पाते, तो कहेंगे भाई हम ये कैसे पढ़ें, हमें तो ये शब्दों का ही पता नहीं। कई तो बिल्कुल भी अनपढ़ होते हैं, उनको क्या हिंदी क्या इंग्लिश उनको पता ही नहीं होता, क किसको कहते हैं, ख किसको कहते हैं, लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता। तो उनके सामने आप कोई भी किताब रखोगे वो तो ऐसे देखेंगे कि पता नहीं क्या है। तो वही सेम सिचुएशन दर्शील के साथ मूवी में होती है, और उसको बड़ी ही तरीके से इंटेलिजेंटली उसका वो बताया है कि ये कोई घबराने की बात नहीं है, इस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है अगर उसे सही तरीके से पढ़ाया जाए, उसे कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो वो सारी इम्प्रूवमेंट दर्शील में आने लगती है। और इसी फिल्म के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि अभिषेक बच्चन को भी अपने बचपन में ये तकलीफ़ थी। वो बात अलग है कि आज आमिर खान साहब अपनी फिल्म को और भी ज़्यादा इमोशनल जो है वो रुख देने के लिए उन्होंने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि उनके अपने बेटे को, खुद के बेटे को भी ये तकलीफ़ थी। अब ये बात तो देखिए, अब उन्होंने तारे ज़मीं पर ये बात बताई कि अभिषेक बच्चन को भी ये तकलीफ़ थी, तो ऑब्वियसली उनका परमिशन लेकर ही बताया होगा, ऐसे तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज वो खुल के बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को भी ये तकलीफ़ थी। तो यानी कि ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब एक छोटी सी भी तकलीफ़ को जब हम उसका निकाल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं। और इस फिल्म को लिखा था अमोल गुप्ते ने अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ में, और इस फिल्म का डायरेक्ट किया था तारे ज़मीं को खुद आमिर खान ने, और उनको असिस्ट किया था किरण राव ने। तो इसलिए ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी। और शंकर एहसान लॉय का एक बहुत ही बेहतरीन संगीत था, और प्रसून जोशी के जो गीत थे वो आज भी अगर आप सुनेंगे ना, तारे ज़मीं का टाइटल सॉन्ग, तो डेफिनेटली आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि वाकई कि ये जो ओस की बूंदे की तरह ये बच्चे होते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें संभालना चाहिए। लेकिन माँ बाप जो हैं सोसाइटी के प्रेशर से, अपने वर्क प्रेशर से, कि भाई हम जिसके लिए इतना कमा रहे हैं वो हमें क्यों नहीं वो रिज़ल्ट दे पा रहे हैं, लेकिन वो ये देख ही नहीं पाते हैं कि भाई बच्चे को तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रहा है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ लेकर पैदा होते हैं, तो भी जो हैं कई माँ बाप होते हैं जो उन बच्चों के लिए फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमारे बच्चे को तकलीफ़ है लेकिन हम उसे इस काबिल बनाएंगे कि वो 4 लोगों में बैठकर अपनी बात कह सके और हमारे जाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को संवार सके। तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं, और कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो शायद कर सकते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वेस्ट है, भाई क्या ज़रूरत है। और इस तारे ज़मीं पर दिखाया भी गया है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनको लेकर एक अलग धारणा होती है कि भाई इनको पढ़ा लिखा कर या इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा के क्या फ़ायदा। तो उस चीज़ पर भी बहुत अच्छे से आमिर खान ने और राइटर्स ने सब ने बात करी है, जो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। और इस फिल्म में अमोल गुप्ते ने जो वो कैरेक्टर होता है दर्शील सफारी की, जो दोस्ती होती है हॉस्टल में एक ऐसे बच्चे से जो एक स्पेशल नीड्स में होता है, वो उनकी खुद की ज़िंदगी में अमोल गुप्ते जी के ये होता है जब वो स्कूल डेज़ में होते हैं। मैंने इसकी एक शॉर्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है जहाँ पर आपको एक्चुअल में चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ में आएंगी, जो मैं बता रही हूँ। अमोल गुप्ते जी की असल ज़िंदगी में भी एक ऐसा दोस्त था और वो कभी उनको भूले नहीं, और इसीलिए इस फिल्म में भी उनको कहीं ना कहीं अपने उस दोस्त की याद आई और उस दोस्त को एक तरीके से उन्होंने एक कैरेक्टर देकर जो है अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताया। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है कि जो बच्चा खुद एक स्पेशल नीड्स में होता है वो खुद एक दूसरे बच्चा जो नॉर्मल है जिसको एक छोटी सी तकलीफ़ है तो उसको हिम्मत देना, जबकि वो उससे ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशन में। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ।
ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो अमोल गुप्ते जी ने अपनी इस फिल्म के कहानी के माध्यम से बताया। अमोल गुप्ते जी भी एक बहुत ही जाने माने राइटर डायरेक्टर हैं और उनका एक बॉलीवुड में एक अलग रिस्पेक्टेड स्थान है। उनकी पत्नी भी एक जानी मानी एडिटर हैं। तो एक तरीके से अगर किसी चीज़ को तरीके से लिखा जाए और तरीके से बनाया जाए तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ निकल कर रखती है। अब मुझे नहीं पता कि तारे ज़मीं पर किसी हॉलीवुड या किसी रीजनल सिनेमा की कॉपी है या नहीं है, मुझे उसका कोई नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो बता दीजिएगा। लेकिन जो अब बात करूँगी मैं सितारे ज़मीं पे मूवी के बारे में, जो पूरे तरीके से एक हॉलीवुड मूवी की या स्पेनिश मूवी की कॉपी है, जो शायद ओटीटी पर ही मौजूद है और काफ़ी लोगों ने उसे देख रखा है। तो यहाँ पर जो होता है, एक मार्क ऑलरेडी आमिर खान का कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता है कि कहानी क्या है। जैसे इनके बेटे की फिल्म लवयापा जब रिलीज़ हुई थी तभी लोगों को पता चल गया था कि एक साउथ की बहुत ही हिट मूवी, भले ही वो हिंदी में डब नहीं हुई है, लेकिन लोग सब टाइटल में, इंग्लिश सब टाइटल में देख कर समझ ही लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ऑलरेडी लोगों को पता था। अब लोग सबसे पहले तो इस फिल्म को देखने क्यों जाएंगे जब ऑलरेडी उनको ये कहानी पता है। और आज के आधुनिक युग में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इस फिल्म की कहानी क्या है वो भी सबको पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आमिर खान लैग कर गए हैं। हालांकि उन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया कि भाई अब मुझे अपना कमबैक करना है, क्योंकि मेरी इससे पहले की जितनी भी फिल्में रही हैं वो फ्लॉप रही हैं, मुझे बहुत बैकलैश मिला है। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि पब्लिक चाहकर भी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए। तो बड़ा दिमाग लगाकर उन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो वाकई उनका बड़ा बेहतरीन था। तो उस सब्जेक्ट को उन्होंने एक नया जो है यमली जामा पहनवाया, जो ऑलरेडी पहना पहनाया था एक विदेशी फिल्म में, यानी कि ऑलरेडी एक फिल्म की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तो वो मेहनत तो उन्होंने की नहीं जो उन्होंने तारे ज़मीं पर मेहनत करी थी, वैसी मेहनत। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने हालांकि ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो मैं रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ सुन रही हूँ, वहाँ पर भी लोगों का ये कहना है, मानना है, और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ कि जो उन्होंने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है कि भाई जो बच्चे स्पेशल नीड्स में हैं उनके कोच बनकर उनको बास्केटबॉल सिखाना, तो कहीं ना कहीं उनकी आड़ में जो है उन्होंने ये बहुत बड़ा दाव खेला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बॉलीवुड में कभी ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी, या बनी तो वो चली नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर फिल्म बनी है तो वो चली भी है और उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। मेरे खुद के चैनल पर मैंने ऐसी फिल्मों के बारे में बात करी है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो खामोशी द म्यूज़िकल हो, स्पर्श हो जिसमें नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी जी थे। तो मैंने इस तरह की फ़िल्मों के बारे में बात करी है जहाँ पर उन लोगों की जो तड़प है, जो स्पेशल नीड्स में है, जो जन्म से ही एक स्पेशल नीड्स के साथ पैदा होते हैं, चैलेंज के साथ पैदा होते हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। मैंने ये पहले भी बात कही थी कि आपको ये ज्योतिषियों के पास, ये टैरो कार्ड रीडर के पास ऐसे कोई भी लोग जाते हुए नहीं मिलेंगे जो ऑलरेडी बाय बर्थ स्पेशल नीड्स में होते हैं। स्पेशली ये जो नॉर्मल लोग होते हैं वही छोटी छोटी बात के लिए पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं और बहुत सारी अंगूठियाँ, लॉकेट पहन कर बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये अपनी विल पर जीते हैं और हर एक सिचुएशन का ये डट के सामना करते हैं और अपने लिए ये फाइट करते हैं। इनकी जो फाइट होती है, इनकी जो एक कहते हैं ना करेज होता है, उसको कोई राहु केतु भी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात सच है, ये बिल्कुल सच है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनका जो करेज होता है, इसको आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि जब ये अपना करेज दिखाते हैं ना तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं और कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट को
दिखाया गया है सितारे ज़मीं पर। बट अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि लोग ऑलरेडी इस फिल्म को देख चुके हैं, तो इसका चार्म काफ़ी परसेंट तो ख़त्म ही हो गया है। अब मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन लोगों को भी ये फ़िल्म बहुत वाव वाली फ़िल्म तो नहीं लग रही है। लेकिन क्योंकि आमिर खान ने इन बच्चों को जो वाकई इस सिचुएशन में हैं, ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, दर्शील तो खैर एक्टिंग कर रहा था, वो तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेकिन इन बच्चों को तो वाकई एक स्पेशल नीड्स में ये बच्चे हैं और ये वाकई इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, तो उनको सामने लेकर आना, उनसे काम करवाना, भाई देखिए ये है तो एक बहुत बड़ा काम, लेकिन आमिर खान ने ये काम तो किया और शायद लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज की तारीख में लोग बहुत सेंसिबल हो चुके हैं। ये वो वाला ज़माना नहीं रहा कि किसी स्पेशल बच्चे को देखकर पहले लोग ना डर जाते थे, मुंह बनाते थे, बोलते थे अरे इस बच्चे पर तो कोई जादू टोना हो रखा है, इसकी तो किसी रिश्तेदार ने इस पर कुछ कर दिया है, या फिर कहते थे कि भाई ऐसे बच्चों के सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी ना जाए, नहीं तो उसका बच्चा भी ऐसा पैदा होगा। तो इस तरह की मान्यताएं होती थी और ऐसे बच्चों को समाज की तरफ से बड़ा तिरस्कार मिलता था। लोग भी कहीं भी बच्चा कहीं जाता था तो लोग भीड़ में उसको ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। बच्चे को बहुत कॉन्शियस करते थे, नज़रों से घूर घूर के, पलट पलट के। तो फिर क्या होता था, माँ बाप फिर उन बच्चों को कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते थे। और कहीं ना कहीं फिर ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चे की साइकोलॉजी के लिए कि मैं अलग हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है। और ना ही इन बच्चों के साथ कोई ज़्यादा दोस्ती करता था, और अगर दोस्ती करता भी था तो मजबूरी में करता था कि चलो यार ठीक है। लेकिन आज जो लोगों की सोच है वो बहुत बदली है। अब लोग इन बच्चों को हल्के में नहीं लेते, वो भी जानते हैं कि ये बच्चे जब अपने पे आते हैं तो बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, तो इनको भी सोसाइटी में इज्जत मिलने लगी है और इनके पेरेंट्स को भी लोग रिस्पेक्ट से देखा करते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग इनके पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट एक टाइम पर नहीं देते थे कि एम्बैरेस करते थे कि नहीं इसके 2 बच्चे ठीक है लेकिन एक बच्चे को प्रॉब्लम है। तो माँ बाप छुपाते थे, लेकिन जो रिश्तेदार होते थे वो पब्लिकली खुल के बोलते थे और बच्चों को ये दिखाते थे कि देखो इनके घर में एक डिफेक्टिव बच्चा भी है। उनका यही होता था कि भाई तुम लोग छुपाओ मत, तुम्हारे घर में ऑलरेडी एक डिफेक्ट बच्चा भी है। और इससे क्या होता था ना, जो ऐसे बच्चे होते थे उनके जो दूसरे नॉर्मल भाई बहन होते थे ना, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उनकी शादियों में कि भाई इस घर में ऑलरेडी एक बच्चा ऐसा है, तो अगर हम अपनी बेटा या बेटी इस घर में ब्याएंगे तो जो उनसे जो बच्चे होंगे उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर जो लड़का है या लड़की है इस घर की, उसका ध्यान हमेशा अपने इस सिबलिंग पे ही बना रहेगा, वो अपनी गृहस्थी पे ध्यान नहीं देगा या ध्यान नहीं देगी। तो इस तरह की भी बातें होती थी और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो अब लोग भी जो हैं इस फिल्म को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस फिल्म में ऐसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। मैं आपको साफ बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है ये पिक्चर वैसी वाली वाव नहीं है जैसी तारे ज़मीं पे हुआ करती थी, जिसको हमने देखा था और इतना पसंद किया था कि आज भी हम हर बच्चे को ये फ़िल्म रेकमेंड करते हैं कि ये फ़िल्म तो देखनी ही चाहिए। और जिस तरीके से किसी बच्चे को इतना ज़्यादा डिग्रेड किया हो और सडनली कोई ऐसा उसकी लाइफ में आए जो उसको अप्रिशिएट करे, उसकी पॉजिटिविटी को इनकरेज करे, तो वो बच्चा भी हैरान हो जाता है कि क्या मेरे में ये क्वालिटी थी। तो वो सारी चीज़ों को, इमोशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तारे ज़मीं पर दिखाया गया है। इस फिल्म में ये जो बच्चे हैं, ये जो मासूम इनोसेंट बच्चे हैं, प्योर बच्चे हैं, इन्होंने डेफिनेटली अपनी मासूमियत तो दिखाई है फिल्म में, नो डाउट। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी मासूमियत को ढाल बनाया गया है कि भाई अब हमें कमबैक करना है तो हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं जो भले ही कॉपी हो लेकिन ऐसा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट हो जिस पर लोग ज़्यादा हार्श होकर प्रतिक्रिया ना जता सकें। तो मुझे ये लगता है,
ओवरऑल मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन इसमें एक आमिर खान की जो मदर का भी फ़िल्म में एक एंगल दिखाया गया है, वो तो ऑब्वियसली उनको ये एजेंडे दिखाने होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी खुद की ज़िंदगियों में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए, जनरलाइज़ करने के लिए वो ये दिखाते हैं। ऑफ कोर्स ये फ़ॉरेन फ़िल्म में कॉपी है, तो उससे ही ये लिया होगा, मतलब ओरिजिनल तो ये नहीं होगा आइडिया, लेकिन ये चाहते तो उस चीज़ को कट कर सकते थे, उसे चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब कोई भी क्रिएटिव चेंजेस नहीं किए, जो कि बहुत हैरानी की बात है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कर सकते थे। बट खैर, मैं अगर तारे ज़मीं पे और सितारे ज़मीं पे दोनों को देखूं तो ये एक ही पेडेस्टल पर मुझे फ़िल्में खड़ी हुई नहीं दिखती हैं। तारे ज़मीं पर मुझे ज़्यादा आगे ये फ़िल्म दिखती है, बेहतर दिखती है, क्योंकि इसमें फ़ोकस बच्चे पर था, उसकी प्रॉब्लम्स पे था। यहाँ ये जो सितारे ज़मीं पे फ़िल्म है, इसमें आमिर खान की अपनी भी निजी प्रॉब्लम्स को फ़िल्म में दिखाया गया है, उनकी पत्नी के साथ जो उनके उतार चढ़ाव भरे रिश्ते हैं। तो एक तरीके से फ़िल्म में अलग अलग ट्रैक्स डाले गए हैं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल जो है इसका सीक्वल है, या आप कह लो कि इसका एक नया वर्जन है तारे ज़मीं का। बहुत तरीके से अलग अलग वर्ड से बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर, सेंसिटिव वर्ड्स का जो है वो यूज़ किया जा रहा है फ़िल्म को बहुत ही अच्छा बताने की। लेकिन जो भी लोग फ़िल्म देख रहे हैं वो इस फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जो आज से सन 2007 में तारे ज़मीं को मिला था। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अब पब्लिक बहुत मैच्योर हो गई है, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। कॉपी का जो ओरिजिनल वर्जन है वो भी OTT पर अवेलेबल है, तो लोग सोचते हैं कि यार ओरिजिनल पहले देखते हैं फिर बाद में देखेंगे, और ओरिजिनल देखने के बाद फिर लोगों को लगता है यार अब ओरिजिनल देख लिया तो कब दोबारा कॉपी भी देखनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं खुद भी इस फिल्म के बारे में क्या ज़्यादा बोलूँ, मैंने तो ये फिल्म देखी भी नहीं है। और आपको अगर कहीं लग रहा हो कि मैं भाई उन मासूम इनोसेंट बच्चों के लिए क्यों ऐसा बोल रही हूँ, तो देखिए मेरे मन में कोई उनके लिए कोई वो नहीं है। मेरे खुद के फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में है और एक मेरे किसी करीबी के घर में ऐसा बच्चा है जो स्पेशल नीड्स में है। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो कितने प्योर, कितने मासूम होते हैं। मुझे बुरा ये लगा कि भाई अगर आपको कुछ ऐसी फिल्म बनानी थी तो बहुत ही ओरिजिनल उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर दिखाते। इससे पहले भी कई फिल्में जो बनी हैं ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर, उनमें वाकई बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी थी। जैसे कि कई साल पहले संजीव कुमार और जया बच्चन की फिल्म आई थी कोशिश, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो उस फिल्म को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, उससे तो कितने अवार्ड्स मिले थे। अगर फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, अभिनय अच्छा है और बड़ी तरीके से उसे दर्शकों तक पहुंचाया है, तो फिल्म जो है ज़रूर चलती है। और क्योंकि उस टाइम पर इतना सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास पावर नहीं थी चीज़ों को जज करने की और फिल्म को जो है अपने विजन से देखने की, कुछ भी लोगों के पास गूगल वगैरह होता नहीं था कि वो खुद से सर्च करके टाइप कर ले कि क्या ये फिल्म किसी की कॉपी है या नहीं है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और अब जो लोग हैं वो सिनेमा घर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद सबको ये बात समझ में आ गई, और ख़ास तौर पे 14 जून के बाद सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई ये दो कारणों की वजह से जो है लोगों को समझ में आ गया कि भाई फिल्मों के बगैर भी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का दूसरा नाम जो है वो फिल्म नहीं है। तो ये चीज़ भी जब लोगों को समझ में आई है, तभी से जो हैं ये बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो सितारे ज़मीं पर, कहीं ना कहीं मुझे ये जो टाइटल है ये इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों का ही लगता है, क्योंकि लिटरली ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो एक वक्त पे आसमान में उड़ा करते थे, आज लिटरली ये लोग धरती पे आ गए हैं।
क्योंकि इनको जो है पब्लिक के दिल में जगह बनानी है कि भाई हम अब आपके सामने आ गए हैं, पहले हम आपसे दूर भागते थे, आज हम पब्लिक के पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट एक ऑडियंस के लिए है कि पहले ऑडियंस की क्या कीमत होती थी और अब फाइनली इन लोगों को ऑडियंस की भी कीमत का पता चल चुका है। तो बहरहाल अब मैं इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको ये फ़िल्में कंपेयर करनी है नहीं करनी है, या आप लोगों को ये फ़िल्म सितारे ज़मीं पे देखनी है तो ज़रूर देखिए। मैं भी कहूँगी कि उन मासूम बच्चों ने जो काम किया है, जो उनकी भोली मेहनत है, जो उनकी मासूमियत है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप ये फ़िल्म मत देखिए, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि इस फिल्म को बनाने का जो रीज़न था वो यही था कि एक सेफ़ प्ले किया जाए, कि पब्लिक जो पिछली बार जिस तरीके से भड़की थी वो उन चीज़ों को ना भड़के। तो एक इंटेलिजेंट मूव था जिसके लिए मैं आमिर खान साहब को जो है वो थम्स अप देना चाहूँगी। बट बाकी आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों ने सितारे ज़मीं पे फ़िल्म देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और तारे ज़मीं पर अगर आप लोगों ने देखी है उस टाइम पर और अभी हाल ही में देखी है या अभी तक नहीं देखी है, तो वो सारी बातें भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई हेट नहीं है किसी भी तरह का, ये एक मेरा व्यू पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड ऑफ कोर्स सितारे ज़मीं पे मूवी के कोई गाने भी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। अगर होता है ना कि कोई चीज़ अगर उसको आप एक नए उससे ला रहे हो तो हर चीज़ पहली वाली से भी बेहतर होनी चाहिए, तब जो है मज़ा आता है, एक नेक टू नेक कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ तो पहली वाली फ़िल्म तारे ज़मीं पर इतनी बेहतर थी कि उसके आगे तो फिर ये सितारे ज़मीं पे हों या सितारे गर्दिश में हों या सितारे खड्डे के अंदर हों, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।